राहत इब्राहिम आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए मेहमान के साथ। आज के मेहमान हमारे बहुत ज़्यादा ख़ास मेहमान हैं और बहुत ज़्यादा अहम है। उसकी वजह यह है कि आप वो शख्सियत हैं या आप उस शख्सियत के मालिक हैं कि जिसने अपने इल्म से दुनिया को रोशन कर दिया। आज हम मिलने के लिए जा रहे हैं एक उस्ताद से और एक लेक्चरार से। हम आज मिलेंगे अब्बास सादिक साहब से। लेकिन अब्बास सादिक साहब से मिलने से पहले मैं उनकी प्रीवियस लाइफ की तरफ हम की थोड़ा सा झलक डालेंगे। तो आइए देखते हैं इनकी प्रीवियस लाइफ क्या थी। अब्बास सादिक साहब ने अपना सफ़र एक प्राइमरी स्कूल टीचर से किया। जब आप अक्सर लोग क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट जॉब उन्हें मिल जाती है एज ए सिर्फ प्राइमरी स्कूल टीचर ही अगर वो लोग कहीं लग जाएं तो वो लोग बस वो इनफ़ कर देते हैं। वो कहते हैं बस हम 60 साल यहीं पे पूरे करेंगे। लेकिन अब्बास सादिक साहब का तो वो पहला कदम था तरक्की की राह में। उसके बाद जब वो वहाँ जॉब कर रहे थे तो उसी दौरान रेडियो पाकिस्तान के अंदर वैकेंसीज़ आई। तो आपने रेडियो पाकिस्तान में अप्लाई किया और आप एज अ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 2006 में अपॉइंट हुए। खुशदार में आपने ज्वाइनिंग दी। बहुत सारे लोग अगर खुशदार का नाम सुने और अगर वहाँ उन्हें ज्वाइनिंग करने के लिए कहा जाए तो हो सकता है बहुत सारे लोग मना करते हैं कि भाई इतना दूर है कौन जाए। लेकिन अब्बास सादिक साहब मुश्किलात को फेस करने वाले हैं और वो डरने वाले नहीं हैं। लिहाजा वो डरे नहीं, वो डटे रहे और एज अ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 2006 में आप अपॉइंट हुए खुशदार के अंदर। और उसके एक साल के बाद 2007 में आप रेडियो पाकिस्तान मटियारी में आपने दोबारा ज्वाइनिंग दी क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हुआ वहाँ से। अच्छा, जब आप वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आए तो उसके बाद 2007 में ही पीसीएस का आपने दोबारा एग्ज़ाम क्लियर किया और आप एज अ लेक्चरार सच्चल सर्विस कॉलेज में आप अपॉइंट हो गए। आज हम मिलते हैं अब्बास सादिक साहब से और जानते हैं कि आप और उनकी पूरी कहानी के बारे में जानते हैं कि आप एज अ प्राइमरी टीचर जब थे वहाँ से लेकर लेक्चरारशिप तक का कैसा सफ़र रहा, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मिलते हैं अब्बास सादिक साहब से और हम आज एक ख़ास टॉपिक पर बात करने के लिए जाएंगे, एक इल्म के बारे में और दूसरा कामयाबी के बारे में, कामयाब किस तरह होते हैं। आज एक लेजेंड से, एक सक्सेसफुल पर्सन से, एक हीरो से, अब्बास सादिक। तो मिलते हैं अब्बास सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है और ज़िंदगी बहुत बेहतर गुजर रही है और ज़िंदगी को बेहतर बनाना पड़ता है। ये बनी बनाई चीज़ का नाम नहीं, ये प्रोडक्ट आपने ख़ुद तैयार करना है और अगर आप इस प्रोडक्ट को तैयार करना सीख जाएंगे तो आप ज़िंदगी के हर शोबे में और हर लम्हे को आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ जो हैं वो रीडिंग के हवाले से हैं कि मैं इस्लामिक बुक्स वग़ैरह की भी रीडिंग करता हूँ, मुझे दिलचस्पी है। उसके अलावा अपने सब्जेक्ट के हवाले से है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है तो मैं कॉमर्स के हवाले से अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ता हूँ और उनकी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता हूँ और उनकी एप्लीकेशन देखता हूँ कि हमारी सोसाइटी में कितनी है और कितनी होनी चाहिए। और उस हवाले से जो है ना मेरी बुक्स रीडिंग है और फिर उसी हवाले से जो है मैं उसको ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश भी करता हूँ और उसकी इफ़ादियत लोगों तक पहुँचाता हूँ। सर कोई अपनी फेवरेट बुक का नाम बताएंगे? देखिए मेरी एक बहुत ही फेवरेट बुक है जो मेरे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से एक सब्जेक्ट है और उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता भी हूँ और उसको बहुत ज़्यादा मैं दिलचस्पी के साथ पढ़ता भी हूँ क्योंकि उसका नाम सब्जेक्ट का इतना खूबसूरत है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि मुकम्मल तौर पर आपने जो है ना क्वालिटी पर और सोचना भी है और उसको कैसे बेहतर बनाना उस पर सोचना है। तो उसमें स्किल डेवलपमेंट्स के हवाले से बहुत बातें आती हैं और चाहे सर्विस सेक्टर हो और चाहे वो ट्रेडिंग का शोबा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का शोबा हो, हर जगह क्वालिटी जो है ना वो मुक़द्दम है। तो मुझे जो है वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद भी है और मेरी प्रैक्टिस में भी है और मैं MBA में वो सब्जेक्ट पढ़ाता भी हूँ। अच्छा सर, ये आप अपनी पहले हमें फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना पसंद करें? असल में हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिज़नेसमैन का फैमिली बैकग्राउंड है। हमारी फैमिली से लोग कारोबार की से ज़्यादा मुंसलिक हैं, कारोबार करते हैं और इंडिया में लखनऊ से हमारा ताल्लुक़ है। वहाँ से कारोबार की ही जो थी सारी तरबियत लेकर वो पाकिस्तान आए हमारे आबा व अजदाद और पाकिस्तान में ही वो तरबियत और वो कारोबार करते थे। लेकिन हमने क्योंकि हमारी अपनी फैमिली जो है वो उसकी जो है दिलचस्पी तालीम के हवाले से ज़्यादा रही तो हमने पढ़ने पढ़ाने पर जो है वो हमारा शौक़ था। तो हमने मैट्रिक किया, इंटर किया, BCom किया, MCom किया और हमने तालीम की तरफ जो है ना वो रग़बत रखी
हमारा रुझान रहा। तो उसकी वजह से ये हमें एक चांस मिल गया कि हम सर्विस सेक्टर में आ गए, और फिर उस सर्विस सेक्टर में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इज़्ज़त बख्शी और हमारी जॉब हो गई लेक्चरारशिप की, तो हम कॉमर्स के लेक्चरार बन गए। तो अब हमारे साथ जो है वो पढ़ने पढ़ाने का जो मामला थे उनमें और आसानियाँ हो गई, और हमारे जो शौक़ है उसमें और परवान चढ़ गया हमारा शौक़। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर अच्छा सर, ये आप बताएंगे हमें कि जब आप प्राइमरी स्कूल टीचर थे जी तो उस वक्त क्या आपने सोचा था कि आप इतने आगे तक निकल जाएंगे? ये एक महज इत्तेफाक था। जिस वक्त मैंने ये प्राइमरी स्कूल टीचर का टाइम 2003 का 4 का प्राइमरी स्कूल टीचर की जो जॉब हुई थी उसमें फ़र्स्ट टाइम रिटन हुआ IBA के ज़रिए, जो कि न्यूट्रल इदारा था। उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे, और हमारे जितने और दोस्त अहबाब और मिलने जुलने वाले थे उन्होंने हमें जो है यही कहा कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, और जो सरकारी मुलाजमत का तरीक़ाकार है उस तक आप नहीं पहुंच सकते। लेकिन अल्लाह बड़ा है, इंसान को चाहिए कि वो उस पर तवक्कल करे और कोशिश करे। तो हमने बहरहाल वो टेस्ट दिया, हम रिटन टेस्ट में क्वालिफ़ाई कर गए, और करने के बाद फिर इंटरव्यू हुआ। फिर इंटरव्यू क्वालिफ़ाई अल्लाह की मेहरबानी से हो गए, तमाम कामयाबी अल्लाह देता है। वो होने के बाद हमारे जहन में ये बात थी कि अगर हम मुसलसल कोशिश करते रहेंगे और अगर हम जहद करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम बेहतर से बेहतर मकाम को हासिल करते रहेंगे। लेकिन तसलसल जो है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, ये बात मेरे जहन में थी। यानी कि मेरे जहन में लेक्चरारशिप तो नहीं थी, लेकिन मेरे जहन में ये ज़रूर था कि हम आगे तक पहुंच सकते हैं, किसी आला मंजिल तक पहुंच सकते हैं, काबिल कदर खिदमत दे सकते हैं, काबिल कदर मंजिल पे पहुंच सकते हैं। तो ये सोच हमारे जहन में थी, और हमने मुसलसल उस पर काम भी किया। ये बात आपने बहुत अच्छी की कि इसका मतलब ये है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल, इंसान को सबसे पहली बात ये है कि अपने टारगेट जो सेट करे, ट्यून करे, उसमें उसका विज़न क्लियर होना चाहिए। वो इबाम का शिकार नहीं हो, उसके जहन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, वो ख़ुद 100% सेटिस्फाई हो कि जो मैंने अपना टारगेट फ़िक्स किया है ये टारगेट मुझे अचीव करना, और ये टारगेट मेरे मुताबिक है। कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए कि यानी उसको ये सोच लेना चाहिए कि जो मैंने टारगेट फ़िक्स किया है इसके अंदर वो डामाडोल ना हो कि कोई उसको मशवरा दे दे तो पता लगा उसने अपने टारगेट को बदल दिया, वो तीसरा शख्स टकराया, उसने उसको कोई बात कह दी, फिर वो उसने फिर टारगेट बदल दिया। तो टारगेट के अंदर उसका जो विज़न है वो क्लियर होना चाहिए, और अगर उसका विज़न क्लियर होगा तो फिर उसका मिशन भी क्लियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। सर ये बताइए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मकसद के लिए पैदा किया है, तो हमें ये कैसे पता लगे कि अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो है ना मखलूक़ात पूरी दुनिया पूरी कायनात में जितनी मखलूक़ात खल्क़ की हैं उनमें सबसे अफजल मकाम और सबसे बेहतर मकाम इंसान को अता किया, और इंसान जो है वो खैर और शर का मुरक्कब है, उसको मिलाकर बनाया गया, और यही उसका इम्तिहान है कि वो डोमिनेट करेगा, खैर को लेकर चलेगा और शर को कंट्रोल करेगा। और इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि उसको अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना चाहिए, ये उसके मकसद हयात होना चाहिए कि वो अगर सुबह उठेगा भी तो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक उठेगा, यानी कि नमाज़ फ़जर के टाइम पर उठने की कोशिश करे, नमाज़ पढ़ने की कोशिश करे, और फिर उसके बाद वो ज़िंदगी के जितने काम अंजाम दे तो वो मर्ज़ी इलाही के हिसाब से अपने काम अंजाम दे। तो अल्लाह ने इंसान को अच्छाई फैलाने के लिए और बुराई रोकने के लिए पैदा किया, और अच्छाई फैलाने में उसका कोई ना कोई किरदार ज़रूर होना चाहिए, और ये किरदार इंसान ख़ुद चुनता है। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, आपको ऐसे क्यों लगा कि लेक्चरार ही बनना आपके लिए बेस्ट होगा? देखिए, मैंने जब प्राइमरी स्कूल टीचर की जॉब मैंने हासिल की तो अगर वहाँ पर सैलरी पैकेज अच्छा होता, ग्रेड से कोई लेना देना नहीं था, सैलरी पैकेज अच्छा होता तो वो जॉब नहीं है बल्कि वो इबादत है। वहाँ इतने मासूम बच्चे आते थे, छोटे बच्चे आते थे, आप उनको लिखना और पढ़ना सिखा रहे हैं, आप उनको कामयाब इंसान बनने की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन चूँकि जब उसके बाद दरमियान में फिर कमीशन आया तो फिर मैंने असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जॉब हंट की हासिल कर ली थी, तो मैं अकाउंट्स में आ गया था, वो रेडियो पाकिस्तान को मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद लेक्चरारशिप आई, तो चूँकि मैं पहले ये टेस्ट चख चुका था प्राइमरी स्कूल टीचर में टीचर बन के कि इसकी अपनी एक जो है ना लज्जत है, इसकी ये नौकरी नहीं है बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये
डॉक्टर का शोबा है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल शोबा है। टीचर का शोबा है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल शोबा है। ये नौकरी नहीं है, बल्कि ये जो है एक ज़िम्मेदारी है। और ये ज़िम्मेदारी जो भी शख्स उठाता है और वो समझ जाता है कि ये ज़िम्मेदारी है, तो फिर वो इस ज़िम्मेदारी को जो पूरा करता है, तो वो स्टूडेंट्स जो उसके पास आते हैं वो उनको ज़िम्मेदार बनाता है। और जब वो माशरे का हिस्सा बनते हैं तो वो बड़े ज़िम्मेदार लोग होते हैं। और उसके बाद हमारा जो माशरा है, हमारा जो मुल्क है, हमारे जो आसपास की लोग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ मिलजुल कर रहते हैं, वो सब एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ जाते हैं, बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाते हैं। और उनकी तरक्की जो है ना वो रिमार्केबल होती है। तो हम ये समझते हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल टीचर था तो उस वक़्त मुझे ये बात महसूस हो गई थी कि मैं पढ़ा सकता हूँ, और ये जो काम है ये जॉब नहीं है, बल्कि ये एक इबादत है और ये एक ज़िम्मेदारी है। तो जब मुझे लेक्चरशिप मिली तो मैंने इसको एज़ ए इबादत और एज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने जो है ना सो टेक ओवर किया। और मेरी ये कोशिश है कि जब तक मैं हयात हूँ और जब तक मेरे जिस्म में जान है, मैं इस पेशे को, इस काम को सरअंजाम देता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। लेकिन आज ये कहावत हम देखते हैं कि गलत साबित होती है, क्योंकि आज जो पढ़ा लिखा शख्स है, जिसने एमफिल किया हुआ है, जिसने एमए किया हुआ है, वो बेचारा नौकरी की तलाश में है, और अगर उसे नौकरी मिल भी जाए तो वो हैंड टू माउथ वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। जबकि जो एक कारोबारी शख्स है, जिससे शायद ही उसने स्कूल अगर गया भी हो तो 9 मैट्रिक किया होगा, लेकिन वो अच्छा कमा रहा है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, ये तकाबली जायज़ा है। अगर हम एनालाइज़ करेंगे तो हम सीखेंगे, अगर हम जो है डिस्कशन में लेकर आएंगे किसी बात को तो हम सीखेंगे, अगर हम ख़यालात का इजहार करेंगे तो हम सीखेंगे। तो इसके अंदर जो आपने बात मुझसे मालूम करना चाहिए उसमें ये कि अगर एमए कर लेते हैं और एमफिल कर लेते हैं और पीएचडी कर लेते हैं और रोज़गार के लिए जो है वो परेशान होते हैं और नौकरी नहीं मिलती है, और उसके बाद अगर मिल भी जाती है तो सर्वाइवल रेट होता है। तो इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, जो जिस तरीके से हमारा आजकल का नौजवान और तालिब इल्म हासिल कर रहा है ना, वो इल्म के लिए काम नहीं करता है, वो रोज़गार के लिए काम करता है। वो इल्म इतना हासिल करना चाहता है कि बस मैं पास हो जाऊं, वो इतना इल्म हासिल करना चाहता है कि उसे नौकरी मिल जाए, वो इतना इल्म हासिल करना चाहता है कि वो पैसों पे पैसे कमाए, वो इतना इल्म हासिल करना चाहता है कि बस उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा हो कि जो इल्म के लिए काम करे, इल्म के लिए अपनी काविशें अंजाम दे, इल्म के पीछे भागे और इल्म को वो इस तरीके से इज़्ज़त और एहतराम के साथ हासिल करे जैसा कि उसको हासिल करने का हक़ है, तो फिर आप देखेंगे कि उसके लिए जो है ना रोज़गार बहुत है, उसके लिए इज़्ज़त बहुत है, उसके लिए हर किस्म की आसाइशें मौजूद हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि इल्म जो है वो एक लामहदूद चीज़ का नाम है, लेकिन हमने क्या किया, उसको महदूद कर दिया और उसको महदूद ज़ाविये में ला के सोचते हैं और महदूद अंदाज में उस पर काम करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो एमए करने के बाद भी एमए जैसा नहीं होता, एमफिल करने के बाद भी वो एमफिल जैसा नहीं होता, एम काम करने के बाद पीएचडी करने के बाद पीएचडी जैसा नहीं होता। अब आ जाइए दूसरी तरफ, क्या कारोबारी हजरात हैं, वाजिबी तालीम रखते हैं मगर लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। उसकी वजह मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि उनका जो विज़न है वो क्लियर है कि जब वो बच्चा आता है दुकान पर बैठता तो उसके वालिद, उसके बड़े, उसके जो लोग उसको लेकर आते हैं वो उसको समझा देते हैं कि बेटा ये जो कारोबार है ना, इसमें आपकी तबीयत कैसी भी हो, आपको कहीं जाना हो, आपकी कोई मजबूरी है, लेकिन आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक दुकान खोलनी है। आपको कारोबार करने के लिए अपना माल अपनी दुकान पर रखना है और आपने मुनासिब रेट पर, उसके जो वो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं उनको वो बता देते और उस पर सख्ती के साथ उससे अमल करवाते। अगर यही गोल्डन प्रिंसिपल्स एजुकेशन के इंट्रोड्यूस हो जाएं और यही अमल सख्ती के साथ उस बच्चे से करा दिया जाए तो फिर वो इंटेलेक्चुअल बन जाएगा। रोज़गार की, नौकरी की उसको ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि रोज़गार और नौकरी उसके पास चल कर आएगी, इज़्ज़त उसके पास चल के आएगी। एक बहुत मशहूर मुहावरा है, नो स्ट्रगल नो रिस्पेक्ट। तो जब आपने स्ट्रगल एजुकेशन के मैदान में की नहीं, जब आपने स्ट्रगल वाले काम नहीं किए, तो फिर आपका एमए जो है वो एमए नहीं होगा, आपका एमफिल एमफिल नहीं होगा, आपका पीएचडी पीएचडी नहीं होगा। सर बहुत बहुत ये बहुत सर, मैंने सुना है कि तालीम जो है शऊर देती है। अगर तालीम वाकई शऊर देती है तो ये आज तालीम कैसा शऊर दे रही है कि आज कॉलेज का जो बच्चा बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीता है?
देखिए बात दरअसल ये है कि जितने भी आप वाक़यात देखेंगे कॉलेज के स्टूडेंट्स के हवाले से, स्कूल के स्टूडेंट्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के हवाले से, तो आपको बेमिसाल ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जो इमोरल होंगी और जो है वो तकलीफ़ दे होंगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये जो आपने बात की बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको इसमें वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसमें आपने फरमाया कि बेहतरीन वालिदैन वो हैं जो अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम और तरबियत देते हैं। तो देखिए तालीम है, तरबियत नहीं है, तो फिर वो सिगरेट भी पिएगा। फिर वो तालीम है, तरबियत नहीं है, तो वो क्या करेगा? ऐसे काम भी करेगा जो उसे नहीं करने चाहिए। लेकिन सर तरबियत जो है, अब तरबियत का जो एलिमेंट है ना वो वालिदैन पर लागू होता है। वालिदैन को चाहिए कि वो उसको तरबियत भी दे। जब पानी पी रहा हो बच्चा, तो मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, पानी पी रहा हो तो आपको ये कहना चाहिए कि बेटा बैठ के पानी पियो। तो ये तरबियत है। आज से 100 साल पीछे चले जाएं आप, तो आप देखेंगे कि उस वक़्त लोग जो थे बड़े महज़्ज़ब थे, बड़े बाअदब थे, बड़े अखलाक वाले थे और बहुत शरीफ थे और बहुत ज़्यादा क्राइम नहीं थे, बहुत ज़्यादा जो है लोग परेशान नहीं थे। तो उसकी वजह आप देखेंगे तो उस वक़्त जो है लिटरेसी रेट कम था, तालीम कम थी, तरबियत बहुत थी। हर घर में तरबियत मौजूद थी और हर बड़ा जो है वो हर छोटे को रोक सकता था, टोक सकता था। लेकिन अगर अब आप इस दौर में आ जाएं, एट प्रेजेंट इस दुनिया में आ जाएं, तो आप देखेंगे ये सब कुछ वाइस वर्सा है। यानी कि जो तरबियत वाला एलिमेंट है, जो तरबियत वाला काम है, वो तो मुकम्मल माइनस हो गया है। अब तालीम रह गई है, इंग्लिश स्कूल रह गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, नेट मौजूद है, हमारे पास बहुत सारी सोर्सेज मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद बच्चा जो है दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। तरबियत वाला जो एलिमेंट है ना वो नहीं रहा। अगर हमारे पास तालीम और तरबियत के एलिमेंट पे काम हो, जिस तरीके से हम तालीम के ऊपर काम कर रहे हैं उसी तरीके से हम तरबियत पे काम करें, घर में वालिदैन दोनों मियाँ बीवी मिल के बच्चे को उठना, बैठना, बात करना, जवाब देना, सवाल करना और खाना खाने से पहले हाथ धोना, फिर खाना खाने में उसको किस तमीज़ के साथ, किस तरतीब के साथ होना चाहिए, तो वो आप देखेंगे कि फिर जो है ना ये चीज़ें नहीं होंगी। जो आपकी हदीस मुबारक है कि बेहतरीन वालिदैन वो हैं जो बेहतरीन तालीम और तरबियत देते हैं। आपने ये नहीं फरमाया बेहतरीन वालिदैन वो हैं कि जो अपनी औलाद को बेहतरीन दौलत दे जाएं, बेहतरीन मकानात बना के दे जाएं। आपने कहा तालीम और तरबियत। तो अगर तरबियत का एलिमेंट होगा ना तो फिर आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। सही। अच्छा, क्या आप इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा है उसमें कॉपी कल्चर भी आम है, जिसकी वजह से लोग सही तरह पढ़ नहीं पाते, सिर्फ डिग्रीज ले लेते हैं, तो क्या आप इस तरह के एजुकेशन सिस्टम से मुतमईन हैं? असल में बात यह है कि हमारे पास काउंसलिंग नहीं है, हमारे पास अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है। हमने तालीम को सिर्फ़ और सिर्फ महज नौकरी के लिए मुख्तस कर दिया है, महदूद कर दिया है। अगर कोई बच्चा हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो उससे पूछते हैं कि अच्छा क्या तुम जॉब करोगे? तो अब जो ये सूरत हाल है तो इससे क्या हो गया है कि हर चीज़ जो है वो अपनी जगह से हट गई है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हम ये करें कि तालीम को, इल्म को सही तरीके से हम हासिल करें, सही तरीके से पढ़ें, तो आप ये देखिएगा ये तमाम चीज़ें, जो शिकायत आज हमें नज़र आ रही हैं, जो ख़राबियाँ हमें नज़र आ रही हैं, ये सब दूर हो जाएंगी। अच्छा, ये आपसे एक सवाल था कि इंसान में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो कामयाब बन सके? देखिए बहुत सारी बातें कि वो कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जो 100% गारंटी होगी कामयाबी। कामयाबी जो है वो एक मजमूए का नाम, ठीक है, कामयाबी एक मजमूआ, लेकिन उनमें से ख़ास हम ख़ास की बात करते हैं, रेयर की बात करते हैं, अफ्यू की बात करते हैं। तो देखिए अगर हम उस पर चले जाते हैं ना तो उसमें सबसे अहम बात मैंने आपसे क्या कहा कि आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। जो आपने टारगेट फ़िक्स किया है उसको हर तरीके से आप तौल लें और उसके बाद कंपैटिबिलिटी बनाएं कि आपकी तबीयत, आपका मिजाज उसके साथ मैच करता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा ऐसा है जिसे मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है और वो MSc मैथमेटिक्स की तरफ चला जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर साइंस पसंद नहीं है और वो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेते हैं कि हमें जॉब मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो इसको क्लियर कर लें और उसके बाद उस डिग्री को हासिल करने के लिए काम करें और तसलसल के साथ। देखिए तसलसल अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। आपने वो कछुए की और खरगोश की रेस का जिक्र सुना होगा, तो उसमें जो चीज़ नुमाया है वो तसलसल। खरगोश तो 2 जंप मारता है, आधा फासला तय कर लेता है, लेकिन कछुआ तो बहुत पीछे होता है। तो खरगोश कहता है कि मैं फिर मार लूँगा, उसका तसलसल रुकता है और उसका तसलसल रुकता नहीं है।
तो जिसका तसलसल कायम होगा ना वो जीत जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात टारगेट क्लियर हो, नंबर 1, और नंबर 2 आप तसलसल से मेहनत करते रहें, सही। एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, वैसे कुछ लोग कहते हैं जब अगर भाई एक अपनी कामयाबी यानी सक्सेस होने की एक एज होती है, यानी कुछ लोग कहते हैं यार भाई 30 साल के बाद कोई सक्सेस नहीं है, 35 साल के बाद कोई सक्सेस नहीं है। आपके नज़दीक उम्र की सक्सेस की कोई एज है या किसी भी एज में इंसान सक्सेसफुल हो सकता है? असल में देखिए, कामयाबी जो है ना वो किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। इल्म हासिल कर लेना भी कामयाबी है, रोज़गार को हासिल कर लेना भी कामयाबी है, रोज़गार को बेहतर तरीके से चलाना भी कामयाबी है, ठीक है ना, घर के अमूर चलाना भी कामयाबी है। तो कामयाबी की शक्लें बदलती हैं, तो कामयाबी की शक्लें बदलती हैं और वो आपने हासिल करनी है। टाइम टू टाइम टास्क बदलता रहता है। पहले आप बच्चे थे, आज आपके बच्चे हैं। तो ये जो सूरत हाल होती रहती है उसमें आपने क्या करना है, बढ़ते रहना है और वक्त के साथ चल के उन तकाज़ों को, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है जो टाइम टू टाइम आपके सामने आती हैं। और जब आप उसको पूरा करेंगे वो आपकी कामयाबी है। कामयाबी का मतलब ये भी है कि आप अपने आप को मनवा लें। सही। आप ऐसे बच्चे पाल के माशरे में लेकर आएँ कि आपको बताना नहीं पड़े कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, लोग देख के कहें कि बच्चों को ऐसा होना चाहिए। आपके बच्चे आपकी पहचान बने, ये कामयाबी है। आपने अपने रोज़गार को बहुत अच्छा तरीके से निभाया, लोग कहें कि रोज़गार, नौकरी के हवाले से हमने इनको देखा, कारोबार करने के हवाले से हमने इनको देखा, तालीम के हवाले से हमने इनको देखा हैं, और रिश्तेदारी के हवाले से हमने इनको देखा। ये सब कामयाबियाँ हैं। आज इंसान की हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उनके लिए भी कामयाबी यही है कि वो अगर पैसा नहीं है तो कामयाब नहीं है। तो पैसा कमाने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी जो पैरामीटर्स हैं ना, माली एतबार से चीज़ों को नापना, माली एतबार से रिश्ते को नापना, माली एतबार से जो है वो ताल्लुक़ात को उस्तवार करना, माली एतबार से इज़्ज़त कम देना या इज़्ज़त ज़्यादा देना, ये ईवल्स हैं, ये बुराई है। आपकी हदीस मुबारक है कि तुम में अमीर वो है कि जिसका अखलाक बुलंद है। आपने दूसरी हदीस फरमाई कि मुझे अल्लाह ने इसलिए दुनिया में ज़ाहिर किया है ताकि मैं इखलाक़ी खूबियों को दर्जा कमाल तक पहुँचा दूँ। तो अमीर वो है जिसका अखलाक बुलंद है। तो जिसके पास इखलाक़ी अक़दार नहीं होंगी, वो एक अच्छा इंसान नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए, उसके पास सिर्फ एक चीज़ होगी, पैसा। तो आप मुझे बताइए कि आप उससे रिश्तेदारी जोड़ना चाहेंगे या उससे रिश्तेदारी नहीं जोड़ना चाहेंगे? आप उससे मिलना चाहेंगे या आप उससे मिलना नहीं चाहेंगे? तो ये तो निहायत ही सतही और निहायत ही रिवायती सोच है, क्योंकि पैसा जो है ना वो किसी भी चीज़ के मयार को ज़ाहिर नहीं कर सकता। इंसान जब बुलंद होता है जब उसका किरदार अमीन हो और सादिक हो, तो उसका किरदार बुलंद होता है, तब वो बुलंद होता है। इखलाक वाला है तो अमीर होता है। माहिर रियाजी जो थे उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास इखलाक है तो आपका 1 नंबर है, अगर आपके पास दौलत है तो 1 सिफ़र बढ़ा दीजिए आप, अगर आपके पास जो है वो रिश्तेदार हैं, आपका कौम कबीला अच्छा है, आपकी फ़लाँ चीज़ अच्छी है, आपकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करवाई, तो आप ज़ीरो बढ़ाते जाइए। तो वो 1 के साथ ज़ीरो लगेगा तो 10 हो जाएगा, उसके साथ एक और ज़ीरो लग जाएगा 100 हो जाएगा, एक और ज़ीरो लग जाएगा 1000 हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं इखलाक हमने निकाल दिया तो बाकी तो सारे ज़ीरो 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 बच जाएंगे। तो असल में ये है कि हकीकत जो है वो कुछ और है और अफसाना फ़लसफ़ा कुछ और है। तो आपने फरमाया कि तुम में अमीर वो है कि जिसका अखलाक बुलंद है, जिसके पास इल्म है वो अमीर है, जिसके पास इखलाक है वो अमीर है, जो रज़ा इलाही के लिए काम करता है वो अमीर है। तो ये वो पैरामीटर्स हैं कि जो देखिए, पैसा जो है ना वो साथ, जिसे कहते हैं कि एक सौगात है, वो अपने साथ इल्म अपने साथ इज़्ज़त लाता है, इल्म अपने साथ जो है आपके पैसा लाएगा, इल्म अपने साथ आपके लिए शोहरत लाएगा, इल्म अपने साथ जो है वो आपके लिए ज़िंदगी लाएगा, इल्म अपने साथ आपकी क्या करेगा, आपको हौसला देगा। लेकिन अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें नहीं और पैसा है तो आप उसकी यूटिलिटी भी नहीं बना सकते। आप तो फ़र्ज़ करके मैं बता रहा हूँ है, अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो आप पैसा कैसे कमाएंगे? पैसा जब कमाएंगे जब आपके पास इल्म होगा, पैसा जब कमाएंगे जब आपके पास सलाहियत होगी, पैसा आप जब कमाएंगे जब आप ख़ास इंसान होंगे। सही, बिल्कुल सही है आपने। सर, अब आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं या जो आपके चाहने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स से भी यही कहता हूँ और अपने व्यूवर्स जो देखेंगे उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि वो अपने आप को कानून का और शरीयत का पाबंद रखें, उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलें। इंसान को किसी उसूल का पाबंद होना चाहिए। अगर कानून का और शरीयत का पाबंद नहीं होगा, चाहे उसका कोई भी अक़ीदा हो, उसको उस अक़ीदे में रहते हुए पाबंद होना चाहिए। वो अपना जो है ना सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी करे कि मुझे ये बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करने, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। और उसके बाद खैर के लिए काम करें, फलाह के लिए काम करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें, उनकी जो है मखलूक़ात की बेहतरी के लिए काम करे। अगर वो ऐसा करेगा तो अल्लाह का मुक़र्रब होगा, क्योंकि अल्लाह बेनियाज़ है, ना उसे ऊँघ आती है, ना उसे नींद आती है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है। अगर उसकी मखलूक़ से हम मोहब्बत करेंगे, उससे प्यार करेंगे, उसकी फलाह करेंगे, उसको मशवरा अच्छा देंगे, तो क्या होगा कि वो लोग जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करेगा। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को मनवाएं। फ़ील्ड आप कोई सी भी चुन लें, आप शोबा कोई सा भी चुन लें, आप डॉक्टरी का शोबा चुन लें, आप टीचिंग का शोबा चुन लें, आप कारोबार का शोबा चुन लें, लेकिन अपने आप को उसमें मनवाएं। बहुत दुनिया में लोग हैं अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर मकाम कोई कोई बनाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपने व्यूवर्स से कि जो भी आप फील्ड सेलेक्ट करें वो एक तो लीगल फ्रेम में हो और शरीयत के फ्रेम में हो, और उसमें आपने अपने आप को मनवाना है। अच्छा सर, अगर आपने मनवा लिया तो आपने कामयाबी हासिल कर ली। अच्छा सर, आपसे बस आखिरी सवाल पूछूंगा कि आपकी ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? देखिए, मेरी जो ज़िंदगी का प्रिंसिपल है और जो मैं समझता हूँ वो ये सक्सेसफुल भी रहे। हाँ, वो ये है कि देखिए, जिस वक्त मैं स्टडी करता था, पढ़ता था, तो उस दौरान मैं काम करता था, प्राइवेट दुकान पे काम करता था, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो मैं एक बात ये सोचता था कि जो मेरा पढ़ने का टाइम है, जो मैंने अपने लिए पढ़ने का टाइम रखा है, 24 घंटे में से 2 घंटे या 2.5 घंटे या 1 घंटा, उस पर मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। चाहे अगर मुझे दावत में जाना है, कोई करीबी दोस्त के साथ जाना है, या कोई फ़िल्म देखनी है या कोई, तो मैं उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। अब आ जाइए आज की दुनिया में, आज जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपने शोबे में, अपने पेशे में मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये मेरा प्रिंसिपल्स हो जिसमें मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अगर मुझे पढ़ाना है तो उस दौरान मैं किसी किस्म की कोई कॉल अटेंड नहीं करता, किसी किस्म की कोई मैं दूसरी बात नहीं करता। वो जो मेरी कमिटमेंट है टीचिंग के हवाले से, वो मैं पूरी करता हूँ। मुझे टाइम पर आना है, टाइम से पहले पहुँचना है, टाइम के बाद निकलना है। ये मैंने अपने प्रिंसिपल्स बनाए। और जो मेरी जॉब है, जो मेरा काम है, उसमें मुझे परफेक्ट होना चाहिए, उसमें परफेक्शन की तरफ मुझे जाना चाहिए, ये मेरा प्रिंसिपल है। और जो मेरे ऊपर ड्यूटीज़ हैं वो मैं सोचता हूँ, जहन में रखता हूँ कि मेरे ऊपर क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। मुझे बच्चों की रिक्वायरमेंट है, मेरे घर की रिक्वायरमेंट है, मेरे बहन भाइयों की रिक्वायरमेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनको टाइम टू टाइम फुलफ़िल करूँ, इनमें कमी नहीं आनी चाहिए। ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ही आपका हमने टाइम लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसी के साथ ही हम इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करेंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। और आखिर में यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा इंटरव्यू कैसा लगा आपको ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।